हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और वंस अगेन इस एपिसोड में आप व्यस्त हैं। सो आज की एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कोलिजन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे इम्पल्स। तो कोलिजन अपने आप में इम्पॉर्टेंट है बिकॉज एज यू नो कि लाइफ में कोलिजन होता ही रहता है, लेकिन इधर उधर का आज कोलिजन नहीं पढ़ेंगे, सटीक कोलिजन पढ़ेंगे जो आपके लाइफ में काम आएगा। जी हाँ, सही सुने आप, कोलिजन पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ाई वाला कोलिजन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द कोलिजन टॉपिक। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इधर से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो कोलिजन बेसिकली आपके टू टाइप्स के हैं। तो कोलिजन वही टक्कर जो आप समझ रहे हो ना, टक्कर। तो कोलिजन आपके दो टाइप्स के कोलिजन हैं। तो कोलिजन फिजिकल भी कोलिजन होता है और नॉन फिजिकल भी कोलिजन। अब बोलोगे सर नॉन फिजिकल कैसे कोलिजन हो गया। फिजिकल कोलिजन जाके आप कोलाइड कर गए, दो बॉल कोलाइड कर गया, फिजिकली कंटैक्ट हो गया, तो ये क्या हो गया कोलिजन। और नॉन फिजिकल में कंटैक्ट नहीं होगा, फिजिकली अटैचमेंट नहीं होगा, बट कोलिजन हो जाएगा। अरे सर ये कैसे बता दिए, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। पॉसिबल है बेटा। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप सपोज दैट कोई एक आदमी है, चोरी किया है और सामने से आ रहा है पुलिस। तो अब जब चोर पुलिस को देखेगा तो उससे टकराएगा नहीं, टकराने के पहले ही देखते मान वो भागना स्टार्ट कर देगा, अपना पाथ को चेंज कर देगा। ओके, तो कोलिजन देखो फिजिकली कंटैक्ट हुआ नहीं, लेकिन क्या हुआ, पाथ चेंज हो गया। ऐसे इसमें भी होगा। जैसे एक एग्जाम्पल आपको ले रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज, तो रिपल करेंगे, डिफ्लेक्शन होगा। तो ऐसे एग्जाम्पल लेंगे तो दो टाइप्स का हो गया आपका, कौन सा, फिजिकल कोलिजन हो गया, फिजिकल कंटैक्ट होगा, फिजिकल कोलिजन और नॉन फिजिकल कोलिजन, नॉन फिजिकल। ओके, नॉन फिजिकल। फिजिकल में क्या हुआ, दो ब्लॉक अपने आप में कंटैक्ट होगा, फिजिकली कंटैक्ट हो जाएगा, ऐसे कोलिजन हुआ। ये क्या हुआ, एक्चुअल में हुआ, कोलिजन हो गया, फिजिकली कंटैक्ट हुआ। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या हो रहा है, जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कोई है, ये फिक्स है, इसको मैं फिक्स कर दिया, और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज को मैं इसको v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया हूँ। तो जैसे जैसे इसके क्लोज जाएगा तो इसमें क्या होगा, रिपल्सन होगा, तो इसका पाथ कैसा हो जाएगा। ओके, तो इसमें पाथ में चेंजेस होगा। तो विदाउट कंटेक्ट, विदाउट फिजिकल कंटेक्ट के क्या हुआ, इसमें क्या हो गया, कोलिजन हो गया। तो आपका नॉन फिजिकल और फिजिकल। तो फिजिकल बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल में दो आपके कोलिजन है। कौन कौन सा, डायरेक्ट कोलिजन, कौन सा कोलिजन, डायरेक्ट कोलिजन, और सेकेंड कौन सा है बेटा, ऑब्लिक कोलिजन, ऑब्लिक कोलिजन। ओके, तो आप देखते रहें, थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट है। तो डायरेक्ट कोलिजन और ऑब्लिक कोलिजन। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे डायरेक्ट कोलिजन होता क्या है। एक एग्जांपल से आपको दोनों मीनिंग बता दे रहा हूँ, डायरेक्ट कोलिजन और ऑब्लिक कोलिजन। सपोज दैट ये आपके बाल है, ठीक है, ये बाल है, तो इसका सेंटर और दोनों बाल का सेंटर के लाइन में मीट कराओ, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, इसी लाइन ऑफ ज्वाइनिंग हो गया, सेंटर, ठीक है। अब इसी के लाइन पे अगर कोलिजन हुआ तो इस टाइप के कोलिजन को क्या बोलेंगे, डायरेक्ट कोलिजन, क्योंकि डायरेक्ट आमने सामने का कोलिजन हो रहा है। एक कार दूसरा कार आमने सामने एक ही ट्रैक पे आके कोलाइड किए, एक ट्रेन दूसरा ट्रेन आके आमने सामने एक ही ट्रैक पे कोलाइड कर गए। ओके, तो ये सब कैसे कोलिजन है बेटा, डायरेक्ट। ऑब्लिक कोलिजन का कैसे एग्जांपल हो गया, एक ट्रेन दूसरे ट्रेन पे किसी क्रॉस में ऐसे हो रहा है, वो किसी एंगल पे हो रहा होगा, तो ऑब्लिक कोलिजन में लेंगे। तो अभी आपको ये समझाने है। तो कुछ समय के बाद क्या होगा, कुछ समय के बाद ऐसा इनका कोलिजन हो जाएगा। ये आपको बता रहा हूँ डायरेक्ट कोलिजन। कौन सा कोलिजन, डायरेक्ट कोलिजन। तो ये आपका, इसे बोलते हैं, इसका डायग्राम ऊपर दिखा रहा हूँ। इसके अब जस्ट कोलाइड होगा तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, समझना ध्यान से, थोड़ा यहीं पे आपको समझना जरूरी है। तो ये लाइन ऑफ कंटेक्ट, ये क्या है, ये लाइन ऑफ कंटेक्ट भी है, इसे बोलते हैं लाइन ऑफ इम्पल्स भी बोलते हैं, इम्पल्स लाइन भी बोलते हैं, लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट भी बोलते हैं। तो इस लाइन को मैं बोल रहा हूँ, लाइन ऑफ इम्पल्स लाइन। कौन सा लाइन, इम्पल्स लाइन, या इसी को हम लोग बोलते हैं
नॉर्मल टू टेंजेंट लाइन, नॉर्मल टू टेंजेंट लाइन, ओके, नॉर्मल टू टेंजेंट लाइन या इम्पैक्ट, तो इम्पल्स लाइन, नॉर्मल टू टेंजेंट लाइन भी बोल सकते हैं, इम्पल्स लाइन। तो इस लाइन में क्या होगा, इस लाइन में कांटेक्ट हुआ है तो इसे बोलेंगे डायरेक्ट कोलिजन। जो सेंटर से सेंटर, तो डायरेक्ट कोलिजन का समझने के लिए आप क्या करो, कोई दो बॉडी अगर दिया हो तो उसको सेंटर से सेंटर मिलाओ, और सेंटर से सेंटर में उसी के डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी है तो इस टाइप के कोलिजन को क्या बोलेंगे, ऑब्लिक कोलिजन। उसका रिजल्टेंट जो वेलोसिटी होना चाहिए लाइन ऑफ इम्पल्स लाइन के अलॉन्ग होना चाहिए, तो इस टाइप के कोलिजन को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट कोलिजन। ये होता है टेंजेंट, इसे क्या बोलते हैं बेटा, टेंजेंट, इसे बोलते हैं टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन। तो टेंजेंट लाइन में अब देखो हो क्या रहा है, इसमें एक्शन रिएक्शन हो रहा है, इसके वजह से इस पे इम्पल्स, इसके वजह से इस पे इम्पल्स मिला, तो इसे बोलते हैं एक्शन रिएक्शन भी समझो। तो नॉर्मल जो लग रहा है वो बेसिकली इसी डायरेक्शन में ऐसा लग रहा है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा है। और जो इसका टेंजेंट है, इफ जो नॉर्मल इस पे एक्शन रिएक्शन लग रहा है वो टेंजेंट के क्या है, परपेंडिकुलर। तब मैं बोल सकता हूँ जो टेंजेंट लाइन है इस पे कोई फोर्स है नहीं, तो इस पे कोई फोर्स है नहीं, तो आप बोलोगे टेंजेंट लाइन के अलॉन्ग, टेंजेंट लाइन के अलॉन्ग वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट होगा, टेंजेंट लाइन के अलॉन्ग वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट। तो आप लिखोगे अलॉन्ग टेंजेंट टू कंटेक्ट लाइन के जो टेंजेंट है, कंटेक्ट along the tangent to the contact velocity या स्पीड रिमेन सेम। इस डायरेक्शन में स्पीड रिमेन सेम रहेगा, कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद दोनों का वेलोसिटी रिमेन सेम होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। और इसका रीजन क्या है, बिकॉज टेंजेंट के अलॉन्ग फोर्स नहीं है, बिकॉज, तो लिखोगे बिकॉज देयर इज नो फोर्स along द टेंजेंट। इसका रीजन क्या है, अगर फोर्स नहीं है तो एक्सीलरेशन जीरो, अगर एक्सीलरेशन जीरो हुआ तो उस डायरेक्शन आपको मालूम है स्पीड कांस्टेंट हो गया। तो ये सब प्रॉपर्टी हो गया। अच्छा, जो इम्पल्स लाइन है या जो लाइन ऑफ एक्शन भी इसे बोलते हैं, जो लाइन ऑफ एक्शन है या इम्पल्स लाइन है, इसी अलॉन्ग के अलॉन्ग आपको मोमेंटम कंजर्व करना होता है, ठीक है, मोमेंटम कंजर्व होगा। तो नेट इस पे सिस्टम पे अगर पूछा जाए, नेट सिस्टम पे मोमेंटम क्या है, नेट सिस्टम पे अगर पूछा जाए पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स कितना है तो जीरो बताओगे, नेट फोर्स कितना है, जीरो है। अगर नेट फोर्स जीरो है तो इसका मतलब मोमेंटम क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा। तो आप लिखोगे नेट फोर्स दोनों ब्लॉक पर, दोनों स्पेयर पे अगर लोगे, दोनों बाल पे लोगे तो नेट फोर्स जीरो है। अगर नेट फोर्स जीरो है तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मोमेंटम कांस्टेंट होगा मतलब कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद का मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। ये सब कंसेप्ट आपको यूज होगा। तो मोमेंटम कंजर्व होगा, मोमेंटम आप इम्पल्स लाइन के लॉन्ग भी कंजर्व होगा और इम्पल्स लाइन के परपेंडिकुलर भी कंजर्व होगा। टेंजेंट के लॉन्ग भी मोमेंटम कंजर्व होगा और लाइन ऑफ इम्पैक्ट, लाइन ऑफ इम्पल्स के भी क्या होगा, कंजर्व होगा। तो मोमेंटम दोनों डायरेक्शन में कंजर्व होगा। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो ये बेसिस आइडिया आपको बता दिया, पॉइंट ऑफ कंटेक्ट क्या है, नॉर्मल क्या है, टेंजेंट क्या है, इम्पल्स लाइन क्या है, उसके अलावा आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। अब उन्हीं में, ठीक है ना, दो ब्लॉक को मैं, दो स्पेयर को कोलिजन करा रहा हूँ, उन्हीं से हम रिजल्ट को लेंगे, ठीक है ना। तो समझते रहे, यहाँ पर अगर सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो है तो इसका मतलब मोमेंटम वहाँ पे कंजर्व होगा। ये सब आप मीनिंग समझते रहें। तो यहाँ पे एक है स्पेयर, एक बाल है, इसका मास m1 दिया है, इसका स्पीड दिया है u1, और दूसरा जो बाल है उसका मास m2 है, उसका स्पीड u2 दिया है। अब कुछ समय के बाद यहाँ पे जाके इसका कांटेक्ट आएगा, ऐसा कांटेक्ट होगा, ऐसा टच करेगा। फिर कुछ समय के बाद मैक्सिमम कहीं यहाँ पे टच करना स्टार्ट कर गया है, यहाँ पे टच करना स्टार्ट कर रहा है, और यहाँ पे क्या हुआ है, मैक्सिमम ऐसा कहीं डिफॉर्मेशन ऐसा हो गया है, मैक्सिमम ऐसा डिफॉर्मेशन हो गया। फिर इसके बाद का सिचुएशन का डायग्राम इधर मैं बना रहा हूँ,
फिर क्या होगा, यहाँ पर इसमें वेलोसिटी कुछ ऐसा आएगा, v2 आ गया, ठीक है ना। तो ये सब मैं रिजल्ट लिख रहा हूँ, अब इन्हीं सबको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसी डायग्राम में सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझते रहें। तो ये जस्ट कोलिजन के पहले का सिचुएशन है, एक कोलिजन के बाद का है। तो ये है टाइम ऑफ अप्रोच बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ अप्रोच या टाइम ऑफ कंप्रेशन, या इसी को बोल सकता हूँ मैं टाइम ऑफ कंप्रेशन। तो इसको TC में लिख रहा हूँ, ओके। और टाइम ऑफ रिसेशन है, कोलिजन के बाद का जो टाइम ये सब मिल रहा है, ये सब कौन सा टाइम है, टाइम ऑफ रिसेशन। ये वाला टाइम टाइम ऑफ रिसेशन है, टाइम ऑफ सिपरेशन भी बोल सकते हो इसको, टाइम ऑफ सिपरेशन या टाइम ऑफ रिसेशन, ठीक है। तो टाइम ऑफ रिसेशन को मैं TR लिख रहा हूँ, क्लियर। ये सब पॉइंट आप समझते रहे। तो अगर इसमें कोलिजन हो रहा है, M1 M2 से कोलाइड कर रहा है, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि U1 ग्रेटर देन U2 होगा, तभी कोलिजन होगा, नहीं तो कोलिजन नहीं पॉसिबल है, ओके। अगर ये कम हो गया, अगर ये अधिक हो गया, ये कम हो गया, तो ये आगे चला जाएगा। और इसमें क्या होगा कि जब कोलिजन हुआ तो ये क्या करेगा, कुछ इसको एनर्जी देगा। इसका मतलब ये मैं बोल सकता हूँ जो V2 का स्पीड होगा वो V1 से क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। कुछ एनर्जी क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा और दूसरे वाले को देगा, तो दूसरे वाले को एनर्जी मिलेगा तो उसका स्पीड बढ़ जाएगा, ओके। तो ऐसे आप समझते रहें, यहाँ पे V2 लिया हूँ ग्रेटर और V1 स्मॉलर, ओके, ये समझते रहें आप। तो अब यहाँ से हो गया क्या, ये जो जहाँ पे डिफॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी देखो इसके पास मैक्सिमम है। अब धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी हो क्या रहा है, जैसे दो स्पेयर जब कांटेक्ट में आएंगे, दो बाल जब कांटेक्ट में आएंगे तो होगा क्या, उसके बाद डिफॉर्मेशन स्टार्ट कर देगा। अब जो काइनेटिक एनर्जी था, अब वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब वो काइनेटिक एनर्जी जो जितना कम हो रहा है वो कहाँ पे जा रहा है, उसके पोटेंशियल है, उसको डिफॉर्म करने में यूज हो रहा है, तो डिफॉर्म करने में यूज हो रहा है, तो इसका मतलब उसको एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से ले रहा है, काइनेटिक एनर्जी से। तो डिफॉर्मेशन के ड्यूरेशन में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इसका घटेगा। जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होगा तो उस समय मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा। जब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा तो कहीं जाके हो सकता है उसका स्पीड भी 0 हो जाए, ओके। तो आप समझते रहें। तो इस ड्यूरेशन में क्या हो गया, इसी ड्यूरेशन का मैं डायग्राम बना रहा हूँ। तो इस समय इम्पल्स लगाओ, ये कौन सा फोर्स लग रहा है, इम्पल्स का डायग्राम बन रहा है बेटा। तो यहाँ पे क्या होगा, इम्पल्स होना स्टार्ट कर गया। तो यहाँ पे जब फोर्स और टाइम का ग्राफ बनाएंगे, फोर्स और टाइम का ग्राफ, तो कुछ ऐसा आपको बनेगा। काफ़ी इम्पल्स फोर्स क्या होगा, राइज कर जाएगा। ये आपका फोर्स, इधर है आपका टाइम, ओके। इधर फोर्स का ग्राफ है, कौन सा ग्राफ, फोर्स। जो एक्शन रिएक्शन लग रहा है वो फोर्स के बारे में स्टडी हो रहा है, ठीक है ना। तो कहीं जाके अब जब मैक्सिमम कंप्रेशन हुआ होगा, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हुआ होगा, तो उसमें मैक्सिमम फोर्स लग रहा होगा। तो फोर्स और टाइम में, और एक ऐसा ग्राफ है इम्पल्सिव फोर्स लग रहा है, कौन सा, सडन हो रहा है, सडन चेंजेज हो रहा है, सडन फोर्स लग रहा है, सडन कोलिजन हुआ, तो कैसा है, इम्पल्सिव। तो इम्पल्स के केस में आपको बताया था फोर्स बहुत डेंजरस होता है, फोर्स बहुत पीक पे पहुंच जाता है। तो देखो कुछ ऐसा ही सिचुएशन हो रहा है। ये होगा टाइम ऑफ कंप्रेशन है, टाइम ऑफ रिसेशन है। तो अब समझना है आपको, अब इसी में आपको समझना है। एक तो यहाँ पे अगर बोला जाए नेट सिस्टम पे फोर्स, नेट सिस्टम पे फोर्स क्या है, 0। अगर इस पे बोला जाए, इस पे फोर्स को है, ये नॉर्मल ए लगाया और यही नॉर्मल ए लगाया, तो नेट फोर्स क्या है सिस्टम पे, 0, मोशन के लॉन्ग, ओके। तो लाइन ऑफ एक्शन के लॉन्ग ही आपको मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करना होगा। बी केयरफुल। मोमेंटम कंजर्वेशन हम लोग जनरली किधर यूज करेंगे, लाइन ऑफ एक्शन के लॉन्ग भी यूज कर सकते हो। जहाँ पे नेट फोर्स, जिधर नेट फोर्स 0 हो रहा है उसी के डायरेक्शन में हम लोग को करना है, ये भी आप क्लियर रहें, ठीक है ना। आप चेक करें नेट फोर्स 0 है कि नहीं, तो नेट फोर्स 0 है तो आप उस डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो, ओके। तो अगर मोमेंटम कंजर्व करें तो मोमेंटम कंजर्वेशन क्या बोल रहा है, फाइनल मोमेंटम या इनिशियल मोमेंटम जो टोटल होगा वो फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मैं यूज कर रहा हूँ, बाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ओके। बाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मैं यूज कर रहा हूँ। डायग्राम V1 V2 वो देखते रहे आफ्टर कोलिजन के बाद। तो इनिशियल मोमेंटम पूरे सिस्टम का बोला जा रहा है बेटा। तो मास m1 है, इसका वेलोसिटी u1
प्लस दूसरे वाले का M2U2 इतना होगा। और इसका फाइनल में कितना हो गया, मास M1 है और ये V1 है प्लस M2 है V2। बी केयरफुल, यहाँ पे जो वेलोसिटी आपको लेना है वेक्टर में होना चाहिए। डायरेक्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे वेक्टर नहीं दिखाया हूँ बट हिडन है, वो समझते ना, डायरेक्शन आपको लेना है। ओके, अगर इस डायरेक्शन में पॉजिटिव लिए तो इस डायरेक्शन में अगर जो मोमेंटम होगा उसको निगेटिव लेना है। तो ये फार्मूला विथ साइन के साथ आप लिख सकते हो, विथ साइन के साथ। अगर साइन कन्वेंशन आपको कंसीडर, अगर साइन कन्वेंशन कंसीडर गलत हो जाएगा। ओके, बी केयरफुल यहाँ पे साइन कन्वेंशन के साथ, बिकॉज एक क्वांटिटी कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, अब रही बात कि इसमें हम लोग एक और, मुझे क्या निकालना है, V1 और V2 निकालना है। क्या निकालना है, V1 और V2 निकालना है। तो एक यहाँ पे टर्म आएगा, इस पे काम कौन कर रहा था, न्यूटन। इस पे काम कौन कर रहा था, न्यूटन। तो न्यूटन ने इस पे एक इक्वेशन ये बताए थे, एक टर्म बताए थे। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन लिखो, न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन। ओके, न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन ये बताए थे रिस्टिट्यूशन के बारे में। किसके बारे में, न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन या न्यूटन्स लॉ ऑफ रिस्टिट्यूशन भी लिख सकते हो। तो एक टर्म बताए थे, कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, ई से। आप समझते रहे, पॉइंट टू पॉइंट में लिख रहा हूँ। ई इक्वल टू होता है, ई इक्वल टू आपको क्या लिखना है, समझना है ध्यान से, टाइम ऑफ कंप्रेशन लिखना है, टाइम ऑफ कंप्रेशन टू द टाइम ऑफ रिसेशन। इसी के रेशियो को क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन। तो एक बार एग्जाम में दिया था, ठीक है ना, कि कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन क्या होता है। उसमें रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट नहीं लिया था ऐसा, और बहुत लोग स्टूडेंट और बुक में जो पढ़ाते भी हैं सब बताते हैं क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी का रेशियो है। वो अभी डिस्कस करेंगे वेलोसिटी का रेशियो क्या, बट टाइम के टर्म में भी आप समझते रहो। एक बार एग्जाम में पूछा है, वहाँ भी बहुत स्टूडेंट ने यहाँ पे क्या किया, मिस्टेक किए हैं। तो टाइम ऑफ कंप्रेशन टू द टाइम ऑफ रिसेशन, इसी को रेशियो के क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब टाइम कैसे कैलकुलेट, टाइम कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कितने समय में कोलिजन हो रहा है, कितने समय के बाद रिसेशन हो रहा है, ये सब। तो मैं क्या किया, अब वेलोसिटी मुझे मालूम है, तो वेलोसिटी के टर्म में इसको लिखना चाह रहा हूँ। तो क्या किया कि टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस लेट कर लिया, ये कितना है, d है, और कितने स्पीड से जा रहा है बेटा, कितने स्पीड से जा गया, टाइम ऑफ कंप्रेशन का बात कर रहा है। तो u1 स्पीड है, u2, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितने स्पीड से जा रहा है वो बेटा, बी केयरफुल, u1 माइनस u2 इतना होगा कि नहीं, अपान में उतना ही डिस्टेंस होगा, किसमें, रिसेशन में होगा, डिस्टेंस उतना ही रिसेशन में होगा। अपान क्या लिखोगे, कितने वेलोसिटी से रिसेशन हो रहा है, इसका v1 लिखा था, इसका स्पीड, और इसका लिखा था v2, इतना लिखा था कि नहीं। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या लिखोगे बेटा, v2 माइनस v1, क्योंकि आपको बताया था बड़ा में से छोटा वाले को माइनस करना है। इसमें बी केयरफुल, इसका अगर वैल्यू निगेटिव भी आ रहा है तो आपको लिखना है पॉजिटिव। ई का वैल्यू ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से अगर डिवाइड डी कैंसिल आउट हो गया तो क्या मिल गया, v2 माइनस v1, अपान में क्या लिखेंगे, u1 माइनस u2। चेक करें इतना लिखा जाएगा कि नहीं। ए मॉड में रहेगा, मॉड का मतलब अगर निगेटिव आ रहा है तो आपको पॉजिटिव ही लेना है। बी केयरफुल, बड़े में से छोटे को माइनस करना है। इसको अब मैं ऐसे भी एक जनरल डिफिनीशन के टर्म में ऐसा लिख सकता हूँ, ये क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन बोला जा रहा है। कोलिजन के बाद देखो स्पीड कितना लिया था मैं, v1 v2, उसी का रिलेटिव वेलोसिटी है। तो अब इसको बोल सकते हो किसका रेशियो है, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। ओके, और डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, क्या है, u1 माइनस u2 कौन सा वेलोसिटी है, कोलिजन के पहले का, तो लिखेंगे। और रिलेटिव है तो रिलेटिव वेलोसिटी लिखेंगे बिफोर कोलिजन। कौन सा कोलिजन, बिफोर कोलिजन के पहले का। इसी के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन। तो इसको जनरली में हम लोग लिख सकते हैं v रिलेटिव कौन सा, जस्ट आफ्टर कोलिजन, और v रिलेटिव किसका, जस्ट
बिफोर कोलिजन, तो इसे आप रिमाइंड किए रहें। अब दो इक्वेशन, दो अननोन यहीं से निकलेगा जस्ट आफ्टर कोलिजन के बाद आपसे V1 V2, मेरा मकसद है V1 V2 निकालना। कोलिजन के बाद जो M1 में जो वेलोसिटी V1 आया था और M2 में जो वेलोसिटी आया था V2, यही मेरा मकसद है निकालना। तो दो इक्वेशन निकालने के लिए दो अननोन होना चाहिए। तो एक अननोन तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से निकाल लेंगे और दूसरा जो अननोन होगा यहाँ से हम लोग निकालेंगे। ओके, तो दूसरा अननोन ये आपका इक्वेशन यहाँ से ये हो जाएगा, ये मॉड में ही था, ये समझ लो पॉजिटिव ही है बिकॉज हायर माइनस लोअर लिख रहा हूँ मैं, तो पॉजिटिव आएगा। तो एक इक्वेशन बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो उसको फिर से मैं लिख दे रहा हूँ। पहला इक्वेशन मोमेंटम का क्या लिखे थे, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू क्या मिल गया, m1 v1 प्लस m2 v2। ये 20 साइन के साथ लिखा है, ये जनरल फार्मूला है। दूसरा हम लोग लिखेंगे v2 माइनस v1, इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, v2 माइनस v1 इक्वल टू क्या आएगा, e टाइम्स ऑफ u1 माइनस u2। ओके, दो इक्वेशन दो अननोन, यहाँ से सॉल्व करना है आपको। ये आपको होमवर्क मैं दे रहा हूँ, एक बार ट्राई करें बिकॉज आप जब अपने से डेरिवेशन करेंगे तो आपको रिजल्ट कभी भूलने को नहीं रहेगा, कभी नहीं भूलेंगे, ये गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ। तो अगर आप फार्मूला भूल रहे हो तो इसका मतलब आप ट्राई करो उसका डेरिवेशन करो। डेरिवेशन में क्या होता है, आपको मैकेनिक्स समझ में आता है गलती क्या हुआ था। अब कभी फार्मूला याद हो रहा तो आपको रियलाइज़ हो जाएगा हम गलती किया था, ये फार्मूला होगा। ठीक है, तो उसको डिराइव करना बहुत जरूरी है। दो इक्वेशन दो अननोन, यहाँ से आप निकालना ट्राई करना। मैं इसका रिजल्ट लिख रहा हूँ, तो कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी था वो v1 और v2 था, यही मैं लिख रहा हूँ। अब लिख कैसे रहा हूँ समझना ध्यान से, ऐसे आपको भी लिखना है। ये m1 प्लस m2 डिनोमिनेटर में रहेगा, यहाँ में भी m1 प्लस m2 डिनोमिनेटर में है, प्लस इसमें भी है, प्लस इसमें भी है, यहाँ पे m1 प्लस m2, सब में m1 प्लस m2 तो है ही। ओके, अच्छा यहाँ पे v1 का बात कर रहे हैं तो 1 वाले का ही मास लेना है माइनस e टाइम्स ऑफ m2, ये लिखने का तरीका है बेटा, इंटू u1 कौन सा, पहले वाले का, कोलिजन के पहले का वेलोसिटी। ऐसे लिखेंगे 1 प्लस ई m2 लिखेंगे, m2 और u2 देखते रहें। ठीक है ना, क्या मैं लिख रहा हूँ, m2 मास लिखा हूँ। अच्छा 2 वाले का निकाल रहे हो, जैसे 1 वाले का निकाल रहे हैं तो 1 वाले का मास, 2 वाले का निकाल रहे हो तो 2 वाले का मास लिखो, माइनस ई टाइम्स ऑफ m1। ओके, इंटू क्या लिखोगे, u2, इंटू क्या लिखोगे, u2 ब्रैकेट में है, और इसमें क्या लिखेंगे, इसी सिमिलर लिखो। 2 वाले का तो 2 वाले का मास था, तो अब यहाँ पे क्या है, u2 था, ये u1 है, तो यहाँ पे m1 आ जाएगा। तो अपना कोलिजन के बाद का ये वेलोसिटी, दो रिजल्ट मिल गया। अब एग्जाम में आएगा बेटा तो आप एनर्जी कंजर्वेशन या आप बोल सकते हो कि E इक्वल टू लिखोगे और मोमेंटम कंजर्व करोगे, तो दो इक्वेशन वहाँ से सॉल्व करोगे। बट उसी समय अगर ये रिजल्ट आपको याद है तो तुरंत आप वैल्यू रख के आंसर बता सकते हो। तो एग्जाम में मैटर करता है कि 4 ऑप्शन में कैसे कम समय में क्वेश्चन को टिक किए। ये मैटर नहीं कर रहा है कि आप कितने टफ मेथड से किए हो, कितने सिंपल मेथड से। तो मेरा मकसद है कम से कम समय में 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन को टिक करना। ठीक है, तो बेटर रहेगा ये फार्मूला आप याद रखे रहें, 1-2 बार करोगे तो फार्मूला आपको याद रहेगा, और नहीं भी याद रहेगा तो मोमेंटम कंजर्वेशन और ई क्वेश्चन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से उसे सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो 2 रिजल्ट आ चुका है। अब रही बात टाइप्स ऑफ कोलिजन कैसा होगा इन कंपेयर आप कोएफिशिएंट और डिस्ट्रीब्यूशन के टर्म में मैं कोलिजन बताना चाह रहा हूँ। तो कोलिजन अगर बोला जाए, कोलिजन के टाइप्स ऑफ कोलिजन पूछा जाए तो मेनली इलास्टिक कोलिजन और इलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बोल सकते हो आप, और इन इलास्टिक कोलिजन। कौन सा कोलिजन, इलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक मैं बोल रहा हूँ। परफेक्टली अगर इलास्टिक बोला, इलास्टिक कोलिजन बोल रहे हैं, इसका मतलब ई का वैल्यू 1 ले लेना है, या परफेक्टली इलास्टिक बोले। और इन इलास्टिक कोलिजन अगर बोल रहा है, इन इलास्टिक कोलिजन परफेक्टली अगर लिख दे रहा हूँ मैं, ऐसे लिख दे रहा हूँ, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन, इसके केस में ई का वैल्यू 1 लेना है। ओके, और बोल रहा है कि अगर परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन है, परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, इसी का अपोजिट का ई का वैल्यू आ जाएगा 0। और कहीं लिख दिया गया कि इलास्टिक कोलिजन है, इसका मतलब ई का वैल्यू लेस देन 1 है। ओके, और कहीं पे इलास्टिक कोलिजन के अगर
इलास्टिक कोलिजन दिया तो ई का वैल्यू 1 भी ले लेते हैं, ठीक है ना। परफेक्ट लिखा है तो ई का वैल्यू 1 ही ले रहे हैं, और इन परफेक्ट इन इलास्टिक लिखा है तो ई का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। 0 का मतलब वो क्या हुआ कि जैसे ही कोलिजन हो जाएगा तो क्या स्टिक कर जाएगा, कंबाइन स्पीड से मूव करेगा। तो बी केयरफुल, यहाँ पे टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ कोलिजन समझते रहो, इलास्टिक, इन इलास्टिक, इन सब का मतलब क्या है, ओके। और नहीं तो क्वेश्चन में ई का वैल्यू आपको दे देगा, ई का वैल्यू दे देगा, ओके। अभी हम लोग कोलिजन के बाद V1 और V2, कोलिजन के बाद का वेलोसिटी निकाल लिए हैं, ओके। अब मुझे कहीं क्वेश्चन पूछ दिया कि आप इम्पल्स बताइए, इम्पल्स कितना होगा। तो आप समझते रहे अपना क्या था, ये मास m1 था, u1 था, और मास m2 u2 था, और फिर कोलिजन के बाद वेलोसिटी मिल गया v1 और ये v2 मिल गया, ओके। मास m1 m2 है ही, m1 m2 है ही। अगर बोला जाए इम्पल्स तो J इक्वल टू, अगर J लिखा जाए तो 1 वाले ब्लॉक के लिए बात किया जाए, 1 वाले का, तो मास इनटू चेंज इन द मोमेंटम को ही क्या बोलते हैं बेटा, इम्पल्स, ओके। चेंज इन द मोमेंटम ही क्या था, इम्पल्स था। यहाँ पे चेंज इन द मोमेंटम हम लोग क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड में लिखेंगे, हायर माइनस लोअर। तो 1 वाले का अगर लिखा जाए तो क्या लिखोगे, मास m1 और चेंज इन द वेलोसिटी, अभी स्पीड u1 था, हो गया स्पीड v1, ओके। तो इसका चेंज हो गया, हायर माइनस लोअर लिखते हैं, ओके। फाइनल माइनस इनिशियल भी कर सकते हो, बट मैग्नीट्यूड लेना, ओके। v1 का वैल्यू आपको निकाल ही दिया हूँ, v1 का वैल्यू। अब v1 का वैल्यू इसमें आप रखें, इसमें आप v1 का वैल्यू रखें, तो जब आप रखोगे तो सॉल्व करोगे तो आएगा m1 m2 अपान में m1 प्लस m2, इसी को रिड्यूस मास भी बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, रिड्यूस मास। इंटू लिखोगे 1 प्लस ई, क्या है, 1 प्लस ई है, इंटू यू रिलेटिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट बेटा है, ओके। अब एग्जाम में आपसे पूछ दिया, मास दे दिया है और वेलोसिटी दे दिया इनिशियल, आपसे पूछा चेंज इन द मोमेंट, इम्पल्स कितना होगा, तो अब वहाँ पे कैलकुलेशन मत करने लगना बेटा, डायरेक्ट अब रिजल्ट में रखो, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, m1 m2 अपान में m1 प्लस m2 को क्या बोलते हैं, रिड्यूस मास, क्या बोलते हैं, रिड्यूस मास, म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को बोलते हैं क्या, रिड्यूस मास, रिड्यूस मास, रिड्यूस मास भी बोलते हैं। तो इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं, बट बेटर रहेगा आप यही लिखो, ठीक है। बी केयरफुल, क्या है, m1 m2 अपान में m1 प्लस m2, तो रिड्यूस मास को ऐसे समझते रहें, इसी टर्म में होता है, बहुत जगह मिलता है। 1 प्लस ई है, 1 प्लस ई, और टाइप्स ऑफ कोलिजन क्या हो उस पर डिपेंड कर रहा है। और यू रिलेटिव, यू रिलेटिव का मतलब u1 माइनस u2 है, तो उसको शॉर्ट में मैं यही लिखा हूँ, यू रिलेटिव मतलब u1 माइनस u2, मतलब कोलिजन के पहले का रिलेटिव वेलोसिटी, ओके। ये आ गया अपना क्या, इम्पल्स आ गया, ये क्या आ गया, इम्पल्स आ गया। अब क्वेश्चन में आपसे कहीं पूछ देता है कि जब कोलिजन हुआ तो इसमें क्या होगा, लॉसेज होगा एनर्जी का, तो एनर्जी का लॉसेज आपसे पूछ, तो एनर्जी का लॉसेज हम लोग क्या लिखेंगे वो समझ लें। एनर्जी का लॉसेज, ये सब एनर्जी का लॉसेज कैसे निकालना है, फाइनल निकालो, काइनेटिक नहीं इनिशियल, दोनों को सबटेक कर लेना। तो उसको सॉल्व करना, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। तो लॉस इन द एनर्जी अगर पूछा जाए, लॉस इन एनर्जी, जो भी मैं पॉइंट लिख रहा हूँ बेटा सब अपने आप में सब इम्पॉर्टेंट है, और दर्जनों क्वेश्चन, हज़ारों क्वेश्चन आपके एनटीए में पूछा गया है, नीट जेई एडवांस सब में आपको क्वेश्चन मिलेगा। जो मैं टॉपिक करा रहा हूँ गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, सब सटीक क्वेश्चन मिलेंगे, सटीक क्वेश्चन का सटीक आंसर यहाँ से दोगे बेटा। तो लॉस इन द एनर्जी अगर पूछा जाए, लॉस इन द एनर्जी, तो लॉस इन द एनर्जी का वैल्यू कितना आएगा, वो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, हाफ m1 m2 अपान में क्या लिखोगे, रिड्यूस मास है एक तरह से, m1 m2, ठीक है। इंटू क्या लिखेंगे, इंटू रहेगा 1 माइनस ई स्क्वायर, बी केयरफुल, 1 माइनस ई स्क्वायर है, और इंटू यू रिलेटिव का स्क्वायर है, यू रिलेटिव का स्क्वायर, ये है लॉस इन द एनर्जी, लॉस इन द एनर्जी। एनर्जी में क्या है, लॉसेज है, काइनेटिक एनर्जी में लॉसेज, ओके। तो लॉसेज हुआ है, लॉस इन द एनर्जी है, तो इसे याद रखें। यू रिलेटिव का मतलब क्या है,